आज हम लेकर आ गए हैं 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन मिस्ट्री ड्रामा मूवी जिसका नाम है वेयर द क्राउडेड सिंग। मैं आपको बता दूं कि इसका मैं आपको ज्यादा इंट्रो नहीं दे सकता क्योंकि कहानी इतनी बेहतर है कि मैं जरा भी कुछ बताना नहीं चाहता, तो कहानी को एंजॉय करने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं इस मूवी के अंदर। ये कच्छ भूमि महज पेड़ पौधों झाड़ियों और पशु पक्षियों के रहने की जगह नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रोशन जगह है जहाँ घास उगते हैं पानी में और पानी बहता है आसमान की ओर। इन बातों के साथ होती है इस मूवी की शुरुआत और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह ये कच्छ भूमि यानी दलदल और कीचड़ से भरी जमीन दूर दूर तक फैली हुई है और क्षितिज में जाकर आसमान से मिल जाती है। समुद्र के ऊपर से उड़कर अगर हम इसकी गहराइयों में जाएं तो हम पहुंचेंगे ब्रैकली कोव, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है। तारीख है अक्टूबर 30, 1969। दो लड़के साइकिल पर मजे से जा रहे होते हैं कि अचानक वो साइकिल रोक देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ कोई इंसान पड़ा होता है। दोनों डर डर कर पास जाते हैं तो पता चलता है कीचड़ में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। जल्दी पुलिस भी आ जाती है स्पॉट पर और पता लगाती है कि ये लाश एंड्रयू नाम के एक फुटबॉल प्लेयर की है जो इस इलाके में बहुत ही फेमस है। पर वहाँ एविडेंस तो दूर, खुद एंड्रयू के फुटप्रिंट्स तक नहीं होते। वहाँ एक लकड़ी का टावर भी बना होता है। दोनों ऑफिसर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। वहाँ एक खुली बालकनी जैसी जगह होती है, लेकिन उसका एक हिस्सा खुला होता है और अगर कोई बिना देखे यहाँ पर जाए ना तो सीधे नीचे गिर सकता है। उसके ठीक नीचे एंड्रयू की लाश पड़ी होती है। दोनों गैस करते हैं कि या तो ये खुद नीचे कूद पड़ा होगा या फिर गलती से गिर गया होगा। एंड शव स्टेशन में पता चलता है कि एंड्रयू की मौत रात के 12 से सुबह के 2 बजे के अंदर हुई है। डॉक्टर आगे बताता है कि 63 फीट की ऊंचाई से गिरने से उसे सडन इंपैक्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से वो मरा है। यही नहीं, वहाँ के खंभों में भी एंड्रयू के खून के निशान थे। मतलब नीचे गिरते वक्त वो खंभों से टकराया होगा। अगर किसी ने उसको धक्का दिया होता तो वो पीठ की तरफ गिरता, लेकिन कहीं पर भी किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं और ना ही एंड्रयू या किसी और के फुटप्रिंट्स। लेकिन हाँ, उसकी बॉडी पर लाल रंग के धागे मिले थे। अब पुलिस टाउन में जाकर पूछताछ करने लग जाती है। तब एक औरत आकर बताती है कि उस जंगल में एक लड़की रहती है जिसे सब मार्श गर्ल कहते हैं। वैसे उसका असली नाम काया है। दोस्तों, मार्श यानी गीली या दलदली जगह या फिर कच्छ भूमि भी कहते हैं इसको। पुलिस काया के घर में जाती है जो कि जंगल के बीच में होता है। पर लगता है घर में कोई है नहीं, पर यार दरवाजा खुला होता है और उन्हें घर के अंदर से ना एक रेड कलर का स्कार्फ मिलता है जिसके धागे उन्हें एंड्रयू की लाश पर मिले थे। याद है ना आपको? बस फिर क्या था, इतनी सी चीज काफी होती है। उन्हें काया पर शक करने के लिए उस पर पूरा शक कर देते हैं और साथ ही उसके स्कार्फ को लेकर चले जाते हैं। पर काया वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुपी होती है। अगले सीन में पुलिस बोट में काया का पीछा कर रही होती है। कुछ दूर जाने के बाद काया एक जगह ना अपनी बोट से उतरकर जंगल के अंदर भाग जाती है। पुलिस की एक और टीम उसे जंगल में चेस करती है तो वो पानी में कूद जाती है, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार एक टीम उसे पकड़ ही लेती है। वो काया को अरेस्ट कर लेते हैं और जेल लेकर जाते हैं। लोग तो उसको ताने मारते हैं कि इसने एंड्रयू का कत्ल कर दिया है। काया को बेचारी को एक सेल में बंद करके जाता है क्योंकि अभी तक तो उसका गुनाह कबूल नहीं हुआ है ना। सबसे पहले तो वो सेल की एक ऊंची खिड़की से बाहर देखती है। तभी एक बिल्ली सेल के अंदर आती है जिससे कि उसका अकेलापन दूर हो जाए। काया उसे अपने पास लेटाकर आराम से सो जाती है। अब हमें टॉम नाम के आदमी को दिखाते हैं जो उससे मिलने आया होता है। वो एक लॉयर है जो काया का केस लड़ना चाहता है, पर काया उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। वो उसे समझाता है कि देखो, लोग तुम्हें मार्श गर्ल कहते हैं और जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो वो लोगों की कही सुनी बातों के आधार पर तुम्हें जज करेंगे जो कि गलत होगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे दोगी उतनी मैं तुम्हारी ठीक से मदद कर पाऊंगा। प्लीज सब कुछ मुझे बता दो। पर दोस्तों, जब वो कुछ कहती नहीं ना तो टॉम उसको सेशेल्स के बारे में एक बुक देकर कहता है, तुम थोड़ा वक्त लो फिर आराम से बताओ। काया उस बुक को उठा लेती है और कहती है कि लोग सेशेल्स में रहने वाले जीवों के बारे में सोचते ही नहीं, जरा भी नहीं सोचते। एंड फिर वो अपने बारे में बताना शुरू करती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 1953 में जब काया 7 साल की थी तो वो अपनी माँ जुलियन के साथ एक जंगल में रहती थी। वो बहुत ही हंसमुख थी। अपने भाई और बहनों के साथ वो खूब खेलती भी थी। उसका जोड़ी नाम का एक भाई था, साथ ही उसका क्लोज फ्रेंड था हेनरी। एक बार वो जोड़ी को फिशिंग करने ले जाने आया था तो काया अपनी बहनों के साथ बोट पर खेल रही थी। तब उनके पापा जो बहुत गुस्से में थे वो बाहर आए और लड़कियों को डांटने के साथ साथ उन्हें मारने भी लगे कि मेरा बोट खराब क्यों किया तुमने। वो काया को इतना जोर से मारता है कि वो नदी में गिर जाती है बेचारी। हेनरी काया को बचाने आता है और गुस्से में उसके पापा को नीचे धकेल देता है। लेकिन काया क्या है, वो अपने पापा की साइड लेती है और हेनरी को मारती है कि मेरे पापा को धक्का क्यों दिया तुमने। फिर जुलियन अपने पति की मदद के लिए आती है, लेकिन वो जुलियन को भी नहीं छोड़ता और खूब पीटता है। वो भी बेचारी नीचे गिर जाती है। फिर वो जुलियन को गालियां देते हुए घर के अंदर चला जाता है। उस रात भी वो जुलियन को बुरी से बुरी गालियां देने लग जाता है। काया सब कुछ सुनना नहीं चाहती और बेचारे अपने कान बंद कर लेती है। जुलियन बहुत रो रही होती है कि मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अगली सुबह काया देखती है कि उसकी माँ जुलियन घर छोड़कर जा रही है। उसे बहुत चोट भी लगी हुई थी। काया उसके पीछे भागती है और रुकने के लिए कहती है, लेकिन जुलियन नहीं रुकती। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों के बाद ही काया की 2 बहनें और दोनों भाई सभी घर छोड़कर चले जाते हैं। उसका भाई जोड़ी काया से कहता है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ और दलदल के पास जाकर रहो जहाँ क्राउडेड गाता है। क्राउडेड लॉबस्टर जैसा दिखने वाला एक क्रस्टेशियन है दोस्तों, जो कभी गाता नहीं है। लेकिन इनकी माँ चाहती थी कि ये बच्चे जंगल को और इस कच्छ भूमि को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें, इसलिए इनकी माँ कहती थी कि वहाँ तक एक्सप्लोर करो जहाँ तक तुम्हें क्राउडेड्स गाते हुए दिखे। खैर, अब काया तो बेचारी बिल्कुल अकेली हो चुकी है। वो बोट लेकर पानी में जाती है लेकिन भटक जाती है। तब हेनरी को देखकर उसको जरा तसल्ली होती है। वो काया को आराम से घर पहुंचा देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आ जाऊंगा। अब काया को लगता है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ हेनरी है जो उसकी फिक्र करता है। उसमें हिम्मत आ जाती है और कई दिनों के बाद वो अपने पापा से बात करती है। वो कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है पापा। उसके पापा उसको एक ग्रोसरी स्टोर में लेकर जाते हैं और कुछ जरूरत की चीजें खरीद कर देते हैं। काया बाकी पैसे लेने के लिए खड़ी होती है तो स्टोर ओनर की वाइफ, जिसका नाम कैली है, वो काया से एक सिंपल मैथ क्वेश्चन पूछती है, पर काया उसका जवाब नहीं दे पाती। कैली समझ आती है कि काया स्कूल नहीं जाती और ना ही ठीक से खाती है। फिर वो काया को बताती है कि स्कूल में बच्चों को अच्छा खाना दिया जाता है। काया बेबस आंखों से उसको देखने लगती है। तब कैली बताती है कि स्कूल जाने के लिए तुम्हें नई स्कर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो काया की चीजें और बाकी के पैसे देती है और साथ ही कैंडी भी देती है, जिसको देखकर काया मन ही मन थोड़ा बहुत खुश भी होती है। अब वो मुड़कर कैली को देखती है और शुक्रिया करना चाहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती, पता नहीं क्यों। घर आकर काया अपनी बहनों के ड्रेसेस में से एक को पहनकर अकेले ही टाउन के अंदर जाती है। बच्चे तो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके कपड़े गंदे होते हैं और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। उसकी हिम्मत ही टूट जाती है और वो दुखी होकर वापस लौट रही होती है। और यहाँ पर पहली बार वो टॉम से मिली थी। उस वक्त टॉम ने काया को हिम्मत दी थी कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, वहाँ तुम बहुत कुछ सीखोगी। काया भी उसकी बात मानकर स्कूल गई। वहाँ टीचर पूछती है, क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो बेटा? वो हमें जवाब देती है। और जब टीचर उसको डॉग स्पेल करने को कहती है ना तो वो गॉड स्पेल करती है। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। काया बहुत इंसल्टेड फील करती है और स्कूल से ही भाग जाती है। स्कूल में काया का वही पहला और आखिरी दिन था। उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गई। काया के पापा उसे किसी से मिलने नहीं देते। इस वजह से काया जैसे दुनिया से बिल्कुल अलग हो गई थी। उसके पापा उसको बताते हैं कि कभी किसी पर विश्वास मत करना और अपनी सुरक्षा खुद करना बेटा। काया को बर्ड्स और उनके पंखों में बहुत इंटरेस्ट होता है। एक दिन पोस्टमैन की आवाज को सुनकर काया बहुत ज्यादा उछलने लग जाती है क्योंकि वो खुश है कि शायद उसकी मम्मी ने खत भेजा होगा। लेकिन उसके पापा उस लेटर को पढ़ते हैं और उसको चला देते हैं। पर वो काया को नहीं बताते कि उसमें क्या लिखा हुआ था, बल्कि ये कहते हैं कि तुम्हारी माँ अब कभी नहीं आएगी। काया बेचारी जले हुए लेटर की राख को समेटने लग जाती है। उसके पापा उसकी माँ की सारी चीजें जला देते हैं और एक दिन वो भी काया को छोड़कर चले जाते हैं। काया बेचारी तो पकाना भी नहीं जानती। स्टोर से खरीदा हुआ खाना 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलता तो वो पानी के पास जाकर मिट्टी को खोदती है और अंदर से सीपियां निकालती है। फिर उन्हें ग्रोसरी स्टोर में बेचने
बेचने जाती है। अब स्टोर का ओनर जेम्स भी उनको ले लेता है और बदले में उसको कुछ खाने की चीजें देता है। साथ ही कैली उसे शूज भी देती है। वो समझ आती है कि काया का पिता भी बेचारी को छोड़कर अकेला चला गया। कैली ने उसको नया ड्रेस भी दिया होता है और वो काया को कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी सिखाती है। काया इन ख्यालों में खोई होती है कि तभी गार्ड उसको एक ड्रेस ला कर देता है जो कैली ने उसके लिए भेजा था। उसको देखकर काया की आंखें नम हो जाती है और अब कोर्ट में सुनवाई के दिन वो वही ड्रेस पहनकर जाती है। अगर काया को कोर्ट में कातिल साबित कर दिया तो उसे जरूर मौत की सजा मिलेगी, ये तो पक्का है। सुनवाई के बाद काया वापस जाती है। टॉम उसे बताता है कि इस केस में बचने के लिए तुम्हें कोर्ट में ये कहना होगा कि उस रात एंड्रयू से मिलने तुम उस टावर पर गई थी जहां तुम दोनों के बीच बहस हुई। आगे तुम ये कहना कि बातों ही बातों में एंड्रयू ने गलती से पीछे कदम रखा और वो नीचे गिर पड़ा और जज फिर इसको एक एक्सीडेंट मानेंगे और तुम्हें सिर्फ 10 साल की सजा मिलेगी, लेकिन तुम आराम से 6 साल में बाहर निकल सकती हो। काया कहती है कि देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे सजा नहीं भुगतनी, आप कैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलवाइए प्लीज। अगले दिन जूरी के सामने सुनवाई होती है। प्रोसिक्यूटर तो काया पर कत्ल का इल्जाम लगाता है। तब टॉम कहता है कि एंड्रयू टाउन में रहता है और काया उस टाउन में 6 मील की दूर पर रहती है, सिर्फ इसलिए कि वो जंगल में रहती है। लोग उस पर शक करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर टॉम काया की पूरी कहानी बताता है और यहाँ काया भी अपने बचपन को याद करने लग जाती है। साल होता है 1962। काया बड़ी हो चुकी थी और खूबसूरत भी। वो अकेले जंगल में अपने घर में रहती थी। इसी वजह से जब एक दिन जंगल में उसने एक लड़के को आते देखा तो वो घबराकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। अगले दिन उसने कटे हुए पेड़ पर एक पक्षी का पंख देखा और उसने पंख को उठा लिया। फिर अगले दिन उसी जगह पर उसको कुछ वेजिटेबल्स के बीज और एक लेटर मिलता है। काया बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि ये कौन रख रहा है। वो उन पंखों को कलेक्ट करने लग जाती है। जब वो वापस जाती है तो वही लड़का और एक पंख को रख रहा होता है और ये कोई और नहीं, काया के भाई जोड़ी का दोस्त हेनरी है जिससे काया बचपन में मिली थी। वो उसे एक सफेद पंख देती है तो वो तुरंत पहचान जाता है कि ये किस पक्षी का है। काया पूछती है तुम बर्ड्स के बारे में इतना कैसे जानते हो? तो हेनरी बताता है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। एंड अब काया उसको सच बता देती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारे लेटर नहीं पढ़ पाई। तब हेनरी उसको बता देता है कि उस लेटर में मैंने क्या लिखा था। फिर वो काया को पढ़ना और लिखना सिखाता है। दोनों रोज मिलने लग जाते हैं। एक दिन होता है कि हेनरी काया के घर पर आता है और उसकी बनाई हुई बर्ड्स ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को देखकर वो दंग रह जाता है। बड़ी अच्छी होती है वो। दोनों मिलकर शेल्फ के पास रखे सारे बुक्स पढ़ते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि किस तरह पृथ्वी के बदलते रूप और क्लाइमेट के अनुसार पेड़ पौधे और जानवर बदलते रहते हैं। काया अपने परिवार वालों को याद करके बहुत रोती भी है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया में बिल्कुल अकेली है। लेकिन हेनरी है ना, हेनरी उसको हिम्मत देता है। दूसरी ओर हेनरी के पिता कहते हैं कि तुम अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, उस स्मार्ट गर्ल के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब यहाँ दिखाते हैं तो सोशल सर्विसेज से एक ऑफिसर जेम्स से काया के बारे में पूछताछ करता है और कहता है कि जब काया अगली बार यहाँ है तो मुझे खबर दे देना। जब हेनरी काया के घर पर आता है तो वो उसको जंगल में लेकर जाती है क्योंकि कैली ने उसको बता दिया था कि सोशल सर्विस का आदमी यहाँ पर आया था। अगर उन्होंने काया को देख लिया तो वो किसी होम में उसको भर्ती कर देंगे। हालांकि काया तो जंगल को छोड़कर जाना नहीं चाहती बिल्कुल भी। जंगल के अंदर जाकर काया अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए उस पर मिट्टी और पत्ते फैला देती है। फिर काया हेनरी से उसकी माँ के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसकी बहन और माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई जब वो हेनरी के बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए अश्वेले जा रही थी। उस समय काया को उसके लिए बुरा भी लगता है। वो उसको दिलासा देती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी क्योंकि ये तो कोइंसिडेंस था। दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं। फिर दोनों प्रकृति का मजा लेते हैं और हेनरी काया को किस भी कर देता है। हवा चलने लग जाती है और उन पर पत्ते बरसते हैं जैसे कि प्रकृति उनकी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही हो। काया पूछती है क्या मैं तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड बन गई हूँ? हेनरी कहता है हाँ बिल्कुल। वक्त गुजरता है और दोनों का प्यार और बढ़ जाता है। काया के बर्थडे के दिन फिर वो उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ अब तक वो दोनों कभी गए नहीं थे। काया खुद नहीं जानती थी कि आज उसका बर्थडे है। हेनरी उसके लिए बर्थडे केक भी लाया होता है और तब काया को एक और बर्थडे गिफ्ट मिलता है जब हजारों हंस उड़कर तालाब की ओर आते हैं। इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए काया हेनरी को बहुत दिल से शुक्र अदा करती है, उसे किस भी करती है। यहाँ पर दोनों थोड़े इंटीमेट भी हो जाते हैं लेकिन हेनरी रुक जाता है और कहता है शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। पर दोनों रोज एक दूसरे से मिले बगैर रह नहीं पाते। हेनरी काया के सारे नोटबुक्स देखता है जिसमें उसने जंगल में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स बर्ड्स वगैरह के ड्राइंग्स बनाए होते हैं और उनके बारे में नोट्स भी लिखे होते हैं। बातों बातों में वो काया को बता देता है कि वो 2 दिन में दूसरे शहर जा रहा है जहाँ उसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। वहाँ एक बायोलॉजी लैब में वो काम भी करेगा। काया उसको रुक जाने को कहती है पर वो कहता है कि मैं जिंदगी भर अपने पिता की तरह एक मछुआरा बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी लाइफ में तो जीनी है, कुछ करना है मुझे, पर मैं जरूर लौट कर आऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। लेकिन काया उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाती और चुपचाप चली जाती है। हेनरी उस रात काया के घर आता है और दोनों साथ में रात बिताते हैं। जाने से पहले हेनरी काया को टाउन के कुछ पब्लिशर्स की लिस्ट देता है और वो इसीलिए क्योंकि अगर उन पब्लिशर्स को काया की वाइल्ड लाइफ ड्राइंग्स में कुछ इंटरेस्ट हो तो काया का फायदा हो जाएगा। वो उन सारी बुक्स को पब्लिश कर देंगे और उसको अच्छे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन काया सिर्फ एक ही चीज कहती है कि शहर जाते ही तुम मुझे भूल मत जाना। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर दोनों किस करते हैं और हेनरी काया से विदा लेता है। काया फिर अपने आसपास की लाइफ को देखकर दिन गुजारती है और उसे जुलाई 4 का इंतजार होता है जब हेनरी ने प्रॉमिस किया था कि वो उस दिन उससे मिलने आएगा। उस दिन वो बड़े चाव से तैयार होकर समुद्र तट पर पहुंच जाती है। रात हो जाती है लेकिन हेनरी नहीं आता, पर काया को अटूट विश्वास होता है कि वो जरूर आएगा, इसलिए वो रात को वहीं सो भी जाती है। सुबह हो जाती है और काया निराश होकर रोने लग जाती है कि हेनरी नहीं आया क्योंकि उसके लिए तो हेनरी सिर्फ उसका प्यार नहीं बल्कि उसकी जिंदगी थी। उसे लगता है कि हेनरी ने उसको धोखा दे दिया। वो घर आकर अपनी नोटबुक को जलाने लग जाती है क्योंकि हेनरी के कहने पर उसने ये नोटबुक बनाना शुरू किया था। लेकिन अब हेनरी नहीं है तो उसके लिए नोटबुक का कोई मतलब ही नहीं। बहुत उदास होती है वो। लेकिन ये कच्छ भूमि और ये जंगल उसे वापस जिंदगी की ओर खींचने लग जाते हैं। प्रेजेंट में आ जाइए दोस्तों। कोर्ट पुलिस ऑफिसर बताता है कि उस जगह पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे, जिसका ये मतलब है कि किसी ने वहां से एविडेंस मिटाने की कोशिश की थी। तब टॉम उस ऑफिसर को एक वेदर रिपोर्ट दिखाता है जिसमें साफ बताया गया था कि जिस रात एंड्रयू उस वुडन टावर पर गया था तब लो टाइड चल रहा था, लेकिन आधी रात को समुद्र में हाई टाइड हुआ जिस वजह से पानी तट से ऊपर उठा और जमीन पर बने सारे फुटप्रिंट्स मिट गए होंगे। ये भी हो सकता है। एंड वो ये भी साबित कर देता है कि टावर पर किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। इतना ही नहीं, उस टावर का वो खुला हिस्सा जिससे एंड्रयू गिरा था उसे बंद करने के लिए खुद पुलिस ने कई बार एप्लीकेशंस दिए थे। इस पुलिस ऑफिसर ने खुद उसमें ये लिखा था कि अगर उस जगह को बंद नहीं किया गया तो किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती है। टॉम कहता है कि इससे साफ जाहिर होता है कि मेरी क्लाइंट का इस केस से कोई कनेक्शन है ही नहीं और ये एक एक्सीडेंट था। अपना समेशन देकर टॉम काया के पास जाकर आराम से बैठ जाता है और काया को देखकर स्माइल करता है कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सीन होता है कट और साल 1968 में काया को दिखाते हैं जो बीच पर बैठी अपनी ड्राइंग कर रही होती है। तब उसकी नजर एंड्रयू नाम के एक फुटबॉल प्लेयर पर पड़ती है। एंड्रयू भी उसको देखता है। कुछ देर के बाद जब काया घर लौटती है तो वो देखती है कि एक आदमी उसके घर की फोटोज खींच रहा है। वो घबराकर कैली के पास जाकर बताती है तो वो कहते हैं कि शायद वो कोई लैंड डेवलपर होगा जो जंगलों के बीच लग्जरी होटल्स बनाना चाहता है। अब ये सुनकर काया परेशान हो जाती है। जेम्स काया को कहता है कि तुम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ जिससे ये साबित हो जाए कि वो जगह तुम्हारी है, मतलब तुम्हारे परिवार की है और तुम उनकी वारिस हो। अब जब काया स्टोर से बाहर आती है तो वो फिर एंड्रयू को देखती है तो सामान उठाने में उसकी मदद करता है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसको डेट पे बुलाता है। वो भी हाँ कर देती है। अब काया ट्रेजरी ऑफिस में जाकर ये पता लगा लेती है कि वो जगह काया के दादाजी ने खरीदी थी और उन्हें वो जगह किसी ने बेची थी। मतलब काया उस प्रॉपर्टी के हकदार है, ये क्लियर है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवाने के लिए काया को उस जगह के पिछले कुछ सालों का टैक्स भरना पड़ेगा। ऑफिसर तो कहता है कि तुम्हें $800 भरने पड़ेंगे। अब उन पैसों
पैसों के लिए काया को कुछ काम तो करना पड़ेगा। तब वो उस पब्लिशर्स की लिस्ट को देखती है जो हेनरी ने उसको दिया था। अब वो अपने कुछ सैंपल्स उन सारे पब्लिशर्स को दिखाती है। एक दिन काया एंड्रयू के साथ डेट पर भी जाती है, जहाँ बीच पर उनको एक खास पिंक कलर की सीपी मिलती है। सीपियों के बारे में काया की नॉलेज को देखकर एंड्रयू बहुत इंप्रेस हो जाता है। फिर दोनों जरा रोमांटिक होने लग जाते हैं, लेकिन जब एंड्रयू हद पार करने की कोशिश करता है ना, तो काया उसको धक्का दे देती है। एंड्रयू से माफी मांगता है और फिर दोनों उस वुडन टावर पर जाकर पूरी कच्छ भूमि को देखने लग जाते हैं। इतनी ऊंचाई से वो नजारा देखकर काया बहुत ही अच्छा फील करती है। फिर वो काया के घर पर आ जाता है। काया बड़े ध्यान से चलती है ताकि उसके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखे। काया के ड्राइंग्स और नॉलेज को देखकर वो बिल्कुल तंग रह जाता है और कहता है कि तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो। वो बीच पर की भी हरकत के लिए फिर उससे माफी भी मांगता है और कहता है देखो मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कभी छूने की कोशिश नहीं करूंगा। एंड काया भी उसको माफ कर देती है और फिर दोनों डेट करना शुरू करते हैं। अब काया को फिर से एक बार ऐसा लगता है कि वो अकेली नहीं है। प्रेजेंट में आ जाइए दोस्तों। प्रेजेंट में कोर्ट में उस रेड स्कार्फ के बारे में बातें होती हैं जो पुलिस को काया के घर से मिला था। एंड्रयू के शरीर पर भी उस स्कार्फ के धागे थे, लेकिन टॉम केस की दिशा को बदलना बखूबी जानता है और कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये धागे उस दुर्घटना से पहले ही हेनरी के शरीर में चिपक गए हों। इससे ये कैसे साबित हो सकता है कि काया नहीं कत्ल किया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि काया को एक पब्लिशर का लेटर मिला था कि वो काया की बुक पब्लिश करना चाहते हैं। काया बहुत खुश होती है और एंड्रयू के साथ इस बात को शेयर भी करती है। पर वो शादी की बात करने लग जाता है क्योंकि उसे प्रमोशन मिला है और अब वो शादी करके अच्छे से सेटल हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है उसके पेरेंट्स को इनका रिश्ता मंजूर नहीं होता। लेकिन एंड्रयू कहता है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो माँ बाप के प्रेशर में आकर उनकी मर्जी से शादी करते हैं। वो काया को अश्विले लेकर जाता है जहाँ उसे कोई काम है। वहाँ वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब काया ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो एंड्रयू को निराश करने से थोड़ा डरती है, जिस वजह से वो मना नहीं कर पाती। वो एंड्रयू को पिंक सीप की एक माला बनाकर पहनाती है और एंड्रयू उसे कभी उतारता नहीं। प्रेजेंट में आ जाइए। कोर्ट में ये बताया जाता है कि एंड्रयू की लाश पर वो सीपी वाली माला नहीं मिली थी। एंड्रयू की मां कोर्ट में बताती है कि मेरे बेटे ने काया से ब्रेकअप कर लिया था, जिसे काया बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने एंड्रयू को टावर से धक्का देकर अपनी सीपी वाली माला वापस ले ली। ये सुनकर तो काया फिर उस दिन की याद में खो जाती है। 1969 में हेनरी वापस आ गया था और उसने काया को एंड्रयू के साथ देखा और समझ गया कि वो काया को खो चुका है। अब एक बार हेनरी एंड्रयू को अपने दोस्त से ये कहते हुए सुन लेता है कि वो और काया किस तरह से इंटीमेट हुए थे। हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि काया के बारे में ऐसी बातें मत करो प्लीज। एंड इस पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ काया को दिखाते हैं तो वो एंड्रयू से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर हेनरी को देखकर वो गुस्से में उस पर पत्थर मारने लगती है। हेनरी बताता है कि एंड्रयू अच्छा आदमी नहीं है प्लीज। पर काया कहती है कि कम से कम वो तुम्हारी तरह मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं गया। एंड तब हेनरी कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे अलग होकर मैंने रियलाइज किया कि जिस करियर की तलाश में मैं तुम्हें छोड़कर गया था वो सब तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं वो सब कुछ छोड़कर आ गया और अब टाउन के पास एक लैब में काम करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए, और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू को देखकर अब काया दुविधा में पड़ जाती है। वो हेनरी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसे छोड़कर चला गया और अब जब उसने एंड्रयू को अपना साथी माना तो वो लौट आया। बड़ी मुश्किल हो गई भाई। वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चले जाती है। अब एक दिन होता यह है कि काया टाउन में एंड्रयू को देखती है। उसके कुछ दोस्त भी होते हैं जिनमें से एक लड़की कहती है वो एंड्रयू की मंगेतर है। वाह। एंड ये सुनकर काया तो चौंक जाती है और तुरंत वापस आ जाती है, लेकिन उससे पहले एंड्रयू उसके घर पहुंच चुका था। काया उससे छुप जाती है और उसके जाने के बाद वो समुद्र तट पर जाकर गला फाड़ कर चलाती है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है। उसे लगता है कि उसे जिंदगी भर अकेला ही जीना पड़ेगा क्योंकि उसकी लाइफ में जो भी आता है उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। उसकी एक बुक पब्लिश हो जाती है और एक उसको बड़ी रकम भी मिलती है। उन पैसों से वो अपनी जगह का पुराना टैक्स भी भर देती है और अब ये जगह उसके नाम हो जाएगी। इसी बीच काया की बुक को देखकर उसका भाई जोड़ी उससे मिलने आता है। उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वो अपने दूसरे भाई और बहनों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन बताता है कि मम्मी ब्लड कैंसर की वजह से चल बसी। काया अपनी बुक पर हेनरी के लिए एक थैंक यू नोट भी लिखती है क्योंकि हेनरी की वजह से ही वो बुक पब्लिश हुई थी और हेनरी ने उसको हिम्मत दी थी कि आत्मनिर्भर बने। फिर वो उस बुक को जेम्स के पास छोड़ देती है। इसी बीच एंड्रयू और उसके साथी स्टोर में आ जाते हैं। काया उनसे चुपकर बाहर निकलने की कोशिश करती है पर वो उसको देख लेते हैं। एंड्रयू काया का हाथ पकड़ता है तो वो चिल्लाकर कह देती है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पहले बता रही हूँ। अब होता ये कि एंड्रयू के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो गुस्से में काया के पीछे पड़ जाता है और बीच पर उसके साथ जबरदस्ती उतर आता है। वो काया को मारता भी है। अब इससे पहले वो काया को कुछ करे, काया उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर पड़ता है। तब काया उसको लात मारकर भाग जाती है, लेकिन मुड़कर चिल्लाती है कि अगर तुमने मुझे परेशान किया दोबारा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसकी ये बात वहाँ पर खड़ा एक मछुआरा सुन लेता है और अब प्रेजेंट में वो कोर्ट को ये सारी बात बता रहा होता है। वापस फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एंड्रयू को नीचे गिराने के बाद वो घर आती है और कुछ जरूरत की चीजें लेकर बोट में निकल जाती है। उस दिन वो समझ गई थी कि उसकी माँ ने घर क्यों छोड़ा था। वो बोट में छुप जाती है। जब वो घर लौटती है ना तो पूरा घर तहस नहस पड़ा होता है। अब काया ठान लेती है कि वो डर डर के तो जिएगी नहीं। रात को वो झाड़ियों के पीछे छिप जाती है और एक बड़ा पत्थर हाथ में लिए एंड्रयू का इंतजार करती है क्योंकि उसने काया को धमकाने के लिए घर का यह हाल किया था। लेकिन वहाँ पर एंड्रयू नहीं आता बल्कि हेनरी आता है। काया के घाव को देखकर उसे एंड्रयू पर बहुत गुस्सा आता है। काया तो उसको जाने के लिए कह देती है, लेकिन वो काया को छोड़कर जाने से मना कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है उसका एंड्रयू ने यह हाल कर दिया। काया उसे बताती है कि वो ग्रीन वैली में कुछ पब्लिशर से मिलने वाली थी, लेकिन एंड्रयू ने सारा प्लान चौपट कर दिया। हेनरी कहता है ठीक है, तुम एंड्रयू जैसे चीप आदमी के लिए अपने सपनों को मत छोड़ना। वो काया को ग्रीन वैली जाने वाली बस के बारे में बता देता है और एक होटल का नाम भी देता है जहाँ पर वो सेफ रहेगी। वो वादा करता है कि जब तुम पब्लिशर से मिलोगी और लौटोगी तो यहाँ तुम्हारा मैं इंतजार कर रहूंगा। हेनरी अपना रेड कैप उसके पास फेंकता है। वो उसको पकड़ लेती है और वापस फेंकती है। दोनों उसके कैप से खेलने लग जाते हैं और इस तरह इन दोनों के बीच सुलह हो जाती है। वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि आज कोर्ट में काया को सपोर्ट करने के लिए जेम्स, कैली, जॉडी और हेनरी आए हैं। एंड तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि काया ग्रीन वैली जाने वाली बस का टाइमिंग देखने जेम्स के स्टोर पर गई थी। जेम्स पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। उसे काया की फिक्र होती है क्योंकि काया के पापा के जाने के बाद उसने और उसकी वाइफ कैली ने ही काया का अच्छे से ख्याल रखा था और काया उन्हें तो अपने गॉड पेरेंट्स मानती थी। काया के साथ जो हुआ उसे सुनकर वो रोने लग जाता है। उसके बाद काया ग्रीन वैली जाकर अपने पब्लिशर से मिलती है और उनकी मीटिंग कुछ घंटों के लिए चलती है। प्रेजेंट में आ जाइए। कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोसिक्यूटर कहता है कि काया उसी रात ग्रीन वैली से लौट आई थी और उसने एंड्रयू को उस टावर पर आने के लिए फुसफुसाया था। जब एंड्रयू वहाँ पर आया था तो काया ने उसको नीचे धक्का देकर उसको मार डाला। पर टॉम अब जूरी से कहता है कि एक ही रात में वापस आकर काया एकदम परफेक्टली एंड्रयू का कत्ल कैसे कर सकते हैं ये बताइए। कोर्ट का फिर ब्रेक हो जाता है और ब्रेक के बाद जूरी अपना डिसीजन लेती है और उनका डिसीजन ये था कि काया बेकसूर है और उस पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत हैं। कोर्ट में अब सभी हैरान हो जाते हैं। बेकसूर होते हुए भी काया को इतने दिन जेल में काटने पड़े, उसके लिए जज काया से माफी मांगता है। जेम्स और कैली काया को गले लगा लेते हैं। हेनरी काया का हाथ पकड़ता है लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और जोड़ी से कहती है कि प्लीज मुझे हमारे घर लेकर चलो। जाते जाते वो मुड़कर टॉम को देखती है और उसकी नजरें साफ कहती है कि आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। अब काया घर आती है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और वो बहुत खुश भी होती है। उसे हेनरी का भेजा हुआ नोट मिलता है जिसको देखकर वो समझ जाती है कि इतने साल से हेनरी उसे कितना मिस कर रहा था। वो एक बार फिर हेनरी को अपनी लाइफ में जगह दे देती है और दोनों आराम से इंटीमेट होते हैं। साथ ही हेनरी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और काया बिल्कुल हाँ कर देती है। कुछ साल आराम से बीतते हैं और काया के कई बुक्स पब्लिश भी हो चुके हैं, उसके बच्चे भी हो चुके हैं और इसी बीच जेम्स की मृत्यु हो गई थी। कई चीजें बदल जाती है लेकिन काया और हेनरी अब
अपनी पूरी जिंदगी जंगल में रहकर प्रकृति के बारे में और गहराई से समझते हैं और यहाँ की खूबसूरती को बहुत इंजॉय करते हैं। और अब काया 70 साल की हो चुकी है और वो बोट में अकेली होती है। तब वो अपनी माँ को आते हुए देखती है और वो वापस एक 7 साल की बच्ची बन जाती है और अपनी माँ को आवाज देती है। बाद में हेनरी देखता है कि काया बोट में अपनी आखिरी सांस ले चुकी है। असल में वो इस जंगल से इतना प्यार करती थी कि वो यहीं पर समा गई, प्रकृति के साथ ही एक हो गई। इसके कुछ दिन के बाद हेनरी उसके सारे कलेक्शंस को पैक कर रहा होता है जिन्हें वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना को डोनेट करने जा रहा है। तब वो काया की एक डायरी देखता है जिसमें उसने लिखा होता है कि कभी कभी अगर शिकार को जिंदा बचना हो तो शिकारी का मरना जरूरी हो जाता है। उस पेज पर काया ने जो ड्राइंग बनाई होती है वो हूबहू एंड्रयू की तरह दिखती है और उसने वो सीपी वाली माला भी पहनी होती है। यही डायरी के पीछे एक जगह पर हेनरी को वही माला मिलती है जो एंड्रयू की लाश पर मिसिंग थी। तब हेनरी को सारी बात समझ में आ जाती है और वो बिल्कुल बौखला जाता है। वो समुद्र तट पर जाकर उस माला को पानी में गिरा देता है। अंत में काया की आवाज में ये बताया जाता है कि कच्छ भूमि, जंगल और समुद्र के कण कण में मैं समा चुकी हूँ। मैं इस जगह को कभी छोड़ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ हजारों जुगनू बसे हुए हैं और यही तो वो जगह है जहाँ क्राउडेट्स कहते हैं। दिस इज वेयर द क्राउडेट्स सिंग। वेल रुकिए अब यहाँ पर खुलता है मूवी में एक खतरनाक ट्विस्ट। काया ने अपनी एक डायरी में एंट्री की ड्राइंग बनाई होती है और डायरी के एंड में काया ने वो सीपी वाली माला छुपा के रखी थी जो उसने एंट्री को पहनाई थी। मतलब काया ने एंट्री को टावर से नीचे धकेल कर मार डाला था, पर इतने साल से वो इस राज को छुपा कर जी रही थी। एंट्री को काया ने कैसे मारा ये बात मूवी में क्लियरली नहीं बताई गई है क्योंकि ये ऑडियंस के इंटेलिजेंस पर छोड़ दिया गया है, लेकिन डायरेक्टर ने जगह जगह इस बात का हिंट जरूर दिया है। देखिए, जब काया एंट्री के साथ पहली बार उस टावर पर गई तो उसने देखा कि नीचे वाला लोहे का गेट खुला हुआ था और एंट्री ने उसे अपने पैर से बंद किया था। इसलिए काया ने उस रात बड़ी आसानी से एक गेट खोलकर रखा और एंट्री को वहां से नीचे धकेल कर मार डाला। मूवी में ये भी दिखाया गया है कि जब भी काया जंगल के आसपास कहीं जाती है तो वो अपने पैरों के निशान हमेशा मिटा देती है। इस वजह से उस दिन भी वो बड़ी आसानी से क्राइम सीन के आसपास अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने में सफल रही और अपने और एंड्रयू के पैरों के निशान वो परफेक्टली मिटा पाई। इतना ही नहीं, एंड्रयू की बॉडी पर जो लाल धागे मिले थे वो असल में हेनरी के रेड कैप के थे जिसे उस रात दोनों एक दूसरे के पास फेंक कर खेल रहे थे। याद होगा आपको, हेनरी ने उसको वो कैप दिया था और क्योंकि उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी और टावर के ऊपर भी ठंड रही होगी तो काया जरूर उस कैप को पहनकर ही एंड्रयू से मिलने गई होगी। इस हिसाब से काया ने एंड्रयू को लगभग 2 बजे के आसपास मारा होगा और एंड्रयू की बॉडी पर जो लाल धागे मिले वो इस कैप के थे, ना कि काया के स्कार्फ के। ये मेरा वैसे गैस है कि इस तरह काया ने एंड्रयू को मार डाला होगा। आपके व्यू पॉइंट में सच क्या है, कत्ल कैसे किया गया होगा, ये आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन प्लीज जरा इंटरेस्टिंग तरीके से बताना, मजा आ जाए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को हम करेंगे पिन। इस मूवी में सोचने वाली बात यह है कि शक के आधार पर काया को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद काया ने एक भी शब्द नहीं बोला। हाँ, कोर्ट केस चलता रहा लेकिन बिना कुछ कहे वो बड़ी आसानी से बचने के लिए उसका बिहेवियर कुछ इस तरह था जिससे कि लोग उस पर तरस खाने लगे और उसके साथ गलत हुआ है ऐसा सोचने लगे। बचपन से लेकर जवानी तक काया को लोगों के इंसल्ट सहने पड़े थे, उनका मजाक सहना पड़ा था और सभी उसे मार शिकल बुलाते थे और उसे एक जंगली जानवर की तरह देखते भी थे। उन सब के मुंह पर तमाचा मारने जैसी हरकत की काया ने जब वो इतने संगीन केस से बिना कुछ कहे बाहर आ गई। यही नहीं, एंड्रयू जो काया का फायदा उठाना चाहता था और उसने काया को मारा, टॉर्चर किया, उसके साथ जबरदस्ती की, उसे खत्म करके काया ने कोई गलत तो नहीं किया। ये मेरा मानना है वैसे, पर आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को